अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ अपील की। अर्थव्यवस्था को संकट में तो नहीं डाल देगी, किफायत की प्रधानमंत्री की अपील। इस पर विशेषज्ञ क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसी बात करते हैं। ईरान जंग शुरू होने पर कई विशेषज्ञों का मानना था कि अगर यह लंबा चला तो दुनिया भर में लोगों के इस्तेमाल की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई एक बड़ी समस्या बन सकती है। और वो दिखाई भी दे रहा है। हॉर्मुज स्टेट के बंद होने के बाद से आशंका जताई जा रही है कि भारत में भी तेल और गैस की कमी हो सकती है। पिछले महीने देश में रसोई गैस के लिए बहुत से लोग समय से सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायत करते दिखे। इस पूरे दौर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी। लेकिन इस हफ्ते अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की। उन्होंने लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, एक साल तक सोना न खरीदने, घर से काम करने और किसानों से रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% तक कम करने की अपील की थी। और विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अपील भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर सकती है। जो रुपया संघर्ष शुरू होने के समय डॉलर के मुकाबले लगभग 91 पर था, वह अब गिरकर ऐतिहासिक स्तर यानी कि 95 रुपये प्रति डॉलर से भी नीचे पहुंच गया है। अब तक बढ़ती तेल कीमतों का बोझ ज्यादातर सरकार उठा रही थी, और लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही इसका असर सीधे कंज्यूमर पर दिखना शुरू हो सकता है। फर्टिलाइजर्स की कमी, यूरिया, अमोनिया की बढ़ती कीमतों के चलते खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। क्यों पीछे रह गया भारत? तो आप देखेंगे कोटक महिंद्रा के बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने चेतावनी दी कि लोगों को बेहद खराब परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि सिर्फ भारत ही ऐसा नहीं कर रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद कई देशों ने अपने उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था पर असर कम करने के लिए कई कदम उठाए। चीन ने अपनी तेल रिफाइनरियों को अस्थायी रूप से ईंधन निर्यात रोकने का आदेश दिया। इसके बावजूद पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और कुछ चीनी एयरलाइंस ने जेट फ्यूल महंगा होने के कारण उड़ानें कम कर दी। ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों ने लोगों को गाड़ी कम चलाने के लिए बढ़ावा देने के मकसद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुक्त कर दिया, किराया आधा कर दिया। फिलीपींस ने मार्च में राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित की। श्रीलंका ने भी ईंधन राशनिंग लागू की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि भारत ने इस दिशा में अब तक क्यों बड़े कदम नहीं उठाए, और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार चुनाव के चलते चुप रही। ये दिखाई भी दिया। दाल ये आप देखेंगे, ये फॉरेन एक्सचेंज बचाना जरूरी है, ये कौन कह रहा है? अशोक झा कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अभी की परिस्थिति में ऐसी स्थिति कितनी चिंताजनक लगती? इस सवाल के जवाब में पूर्व वित्त सचिव अशोक झा ने कहा कि अभी हालात उतने चिंताजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वह एक अपील है लोगों से कि फॉरेन एक्सचेंज का मामला गंभीर हो सकता है। अगर पश्चिम एशिया का युद्ध चलता रहा और उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर असर पड़ता रहा तो कुछ दिनों बाद या एक महीने बाद मामला गंभीर हो सकता है। इसलिए उन्होंने जो कहा उसका एक ही महत्व है, फॉरेन एक्सचेंज को बचाकर रखिए, उसे मत गवाइए। इसलिए उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, ताकि ईंधन कम खर्च हो जाता है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद सोशल मीडिया पर आम लोग यह सवाल उठा रहे थे कि सरकार खुद अगर ज्यादा खर्च करती हुई दिखती है, नेता मंत्री सांसद इस तरह से खर्च करते हुए दिखते हैं, तो जनता को यह सिर्फ एक नसीहत जैसा लगता है, वास्तविक संकट नहीं लगता है। इस पर अशोक झा कहते हैं कि गोल्ड की बात करते हैं, यह ऐसी चीज है जो भारतीय मानसिकता में सांस्कृतिक रूप में गुथा हुआ है, इसलिए सिर्फ अपील करने से इसकी खरीदारी कम नहीं होगी। ऐसे में उन्होंने गोल्ड की ड्यूटी बढ़ाकर 6% से 15% कर दी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका कोई खास असर पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी तरह से लोग सोना खरीदेंगे शादी के लिए और दूसरे त्योहारों के लिए। लेकिन इसका एक अनचाहा परिणाम यह होगा कि इसकी तस्करी बढ़ जाएगी। आपको शायद याद होगा कि 1990 के दशक में गोल्ड की ड्यूटी 2% कर दी गई थी, तो स्मगलिंग काफी हद तक बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब 2% से बढ़कर 6% कर दिया, और अब 6% से 15% हो गया है। यह एक अनचाहा परिणाम है। और जब किसी भी तरह की आर्थिक अनिश्चितता होती है तो कहा जाता है कि सरकार को अपना खर्च थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों में ये विश्वास रहे कि हालात ठीक हैं या ठीक चलने वाले हैं। लेकिन मौजूदा हालात में सरकार अगर हाथ खींचती हुई दिखेगी तो उसका पूरी आर्थिक वृद्धि पर क्या असर होगा? इस पर पूर्व वित्त सचिव कहते हैं कि सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार को कम खर्च करने से ही बात नहीं बनने वाली है।
वह कहते हैं कि हमें चाहिए कि यह कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े और वह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई से देश में आता है। तो इन दोनों चीज़ों को नीतियों के साथ बढ़ाना चाहिए। जैसे एफडीआई पिछले 2-3 साल में नकारात्मक रहा, यह या तो रुका हुआ या फिर नकारात्मक दिशा में जा रहा है। ऐसा क्यों रहा? और इसकी पड़ताल कर इस स्थिति को रोकने के उपाय करने चाहिए ताकि हमारा नेट एफडीआई बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि इसी तरह पिछले कुछ महीनों में एफपीआई भी देश से पैसे बाहर ले जा रहे हैं। हमें यह भी सोचना होगा कि उन्हें कैसे रोक सकते हैं। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को भी देखना चाहिए। और इसी तरह एफडीआई के लिए द्विपक्षीय निवेश समझौते थे, उनमें कुछ दिक्कतें थी थी पहले, उनको कैसे सुधारा जाए यह सब भी देखना चाहिए। विकास दर पर पड़ेगा असर इसका। याद देखिए, प्रधानमंत्री की लोगों से अपील को अनुशासन बनाए रखने वाले बयान के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उन्हें देखें तो क्या यह अनुशासन संकट में बदल सकता है? इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार और द एनसो के एडिटर नीरज वाजपेयी कहते हैं कि मुझे थोड़ा संदेह है कि प्रधानमंत्री की बचत की अपील से कोई बड़ा फायदा हो पाएगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक खर्च करने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है। हम हमेशा से न्यूनतम जरूरतें पूरी करने वाली अर्थव्यवस्था रहे हैं। अगर आप अनुमान देखें तो 30% पेट्रोल इस्तेमाल होता है और 70% डीजल का। और डीजल जरूरत आधारित है, डीजल वाली गाड़ियां बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसको कम करने से बहुत फर्क पड़ेगा। वही पेट्रोल में भी बहुत कम कर दें तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आप देखिए, दूसरा, भारत की जनता जब तक बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव ना पड़े वह मानती नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक कदम बहुत ज़्यादा काम करेंगे। वाजपेयी कहते हैं कि सार्वजनिक यातायात की हालात पहले ही खराब है, तो इंसान मजबूरी में ही इस्तेमाल कर रहा है। लोगों के पास ऑप्शन की कमी है। इस अपील का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले से ही लोग इतने न्यूनतम पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं लगता है कि बहुत कमी की जा सकती है। जहां तक लोगों को थोड़ा संभल के खर्च करने की बात की जा रही है, तो इसका देश की आर्थिक वृद्धि दर या तेज गति से बढ़ने की संभावनाओं पर दीर्घकालिक असर क्या होगा? इस पर नीरज वाजपेयी का कहना है, दीर्घकाल में बहुत खराब असर होगा। वो कहते हैं कि किफायत या कम खर्च करने का कदम सुनने में भले ही अच्छा लगता हो, लेकिन इससे जीएसटी भी घटेगा। अगर मैं दिन में 3 बार कोई चीज इस्तेमाल कर रहा था और आप कहो कि एक ही बार करो, ठीक है, हम एक बार करेंगे तो 2 बार का जीएसटी भी कम देंगे, तो आपको जो मासिक जीएसटी संग्रह है वह भी घटेगा। इसलिए वृद्धि पर तो असर आना ही है, किफायत वाले कदम से भी आएगा और देश की वजह से जो प्रभाव पड़ रहा है वह भी होगा। वह आगे कहते हैं कि इसका असर हो भी रहा है। कीमतों की वजह से फिरोजाबाद की कांच की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कोयम्बटूर में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मोरबी की टायल की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, क्योंकि एनर्जी हम दे नहीं पा रहे हैं। और एनर्जी इतनी महंगी हो रही है कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पहले से ही हो रहा है। याद कीजिए कि सरकार ने जीएसटी कम क्यों किया था? क्योंकि वह उपभोग बढ़ाना चाहती थी। अब आप उपभोग ही कम करने को कह रहे हैं तो जीएसटी मिलना भी कम हो जाएगा। मध्य वर्ग और खेती को मजबूत करने की जरूरत है, दीपा सिन्हा कह रही हैं। प्रधानमंत्री की अपील का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर होगा? इस पर अर्थशास्त्री डॉक्टर दीपा सिन्हा को लगता है नहीं। वह कहते हैं अपील में जो चीजें बोली गई हैं उनमें से कुछ का तो आम आदमी पर असर ही नहीं पड़ता है, जैसे विदेश यात्रा ना करें। आम इंसान भारत में ऐसी विदेश यात्रा करने की स्थिति में नहीं है, या वर्क फ्रॉम होम करें, क्योंकि हमारे देश में लगभग 80 से 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें कहाँ से काम करेंगे, किस समय काम करेंगे, वह उनके हाथ में नहीं है। इसके अलावा आम इंसान ऐसे भी सार्वजनिक यातायात का ही इस्तेमाल करता है, और सोना भी तभी खरीदेंगे जब उतना पैसा होगा। जिस तरह से सोने की कीमत बढ़ी है वह ज़्यादातर आम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये अपील वास्तव में अमीर लोगों से की जानी चाहिए कि प्राइवेट जेट की यात्रा ना करें, विदेश यात्रा पर ना जाएं, शायद अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए ना भेजें। ये सारी चीज़ें हमारे देश के ऊपरी 10 से 20% लोगों तक सीमित हैं। जो आम आदमी है वह पहले से ही ये सब कर रहा है, और कर रहा है मजबूरी में। और आप देखते हैं अमीर आदमी खर्च, गरीब आदमी खर्च ज़्यादा कहाँ करता है, वो तो वैसे ही बचत करता है। और सोना कौन खरीद पा रहा है? 1.5 लाख से ज़्यादा का है। वह कितना ही तेल खा पा रहा या सोना खरीद पा रहा है, वह अभी भी बहुत अच्छा स्थिति में नहीं है। हालांकि अंततः तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी तो भार आम आदमी पर ही पड़ेगा। क्या मध्यम वर्ग को चिंतित होने की जरूरत है? इसके जवाब में दीपा सिन्हा कहती है, मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में है उससे मध्यम वर्ग को उसके बारे में चिंतित होने की जरूरत है। एक तो अभी का संकट, क्योंकि पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है,
लेकिन पिछले 10 साल का डेटा हम लोग देख लें तो वेतनभोगी की मध्यम वर्ग का वास्तविक वेतन पिछले ना के बराबर बढ़ा। ऐसे में अगर तेल और दूसरी जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे तो उन पर असर पड़ेगा। वो कहती हैं सोना हमारे देश में एक अलग तरह की चीज है। महिलाएं ज्यादातर अपनी सेविंग्स सोने पर लगाती हैं क्योंकि यह एक तरह से उसका नियंत्रण है और उस पर या शादी विवाह सोना लेन देन की परंपरा पर। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों में इसे लेकर बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। जो अगर सोने का दाम बढ़ेगा जो होना ही है उसे उन पर दबाव बढ़ेगा ही। और भविष्य को देखते हुए वह क्या कदम उठाए जाने चाहिए जो दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा। और इस पर दीपा सिन्हा कहती हैं कि मोटे तौर पर देखें तो दो चीजें हैं। पहली तो रोजगार। एक तो हमारी अर्थव्यवस्था उतनी नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही हैं जितनी की जरूरत है। दूसरा जिस तरह की नौकरियां आ रही हैं उनमें भी वेतन कम है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर हम यह सुनिश्चित कर पाएं कि लोगों के रेगुलर नौकरी हो और महंगाई के साथ साथ उनका वेतन बढ़ता हो तो बहुत सारे लोग ऐसे झटकों को खुद ही झेल पाएंगे। वह कहते हैं दूसरी चीज है कि खेती के क्षेत्र में जो सुधार होने हैं उन पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कही है प्रधानमंत्री ने, लेकिन अभी हमारी खेती फर्टिलाइजर्स पर बहुत निर्भर है। अगर किसान प्राकृतिक खेती करना चाहें तो उसका उसमें घाटा है। जितना खर्च है उससे कम उन्हें बिक्री मूल्य मिलता है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में बहुत सारा आधारभूत ढांचा विकसित करने की जरूरत है ताकि किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पाए। इसी तरह खाने का तेल कम करने वाले की सलाह है कि 40 साल पहले भारत में बाहर से नहीं आता था खाने का तेल। हम उसका उत्पादन खुद करते थे। अलग अलग प्रांतों में हम जोर सरसों मूंगफली आदि के अलग अलग तेल खाते थे। उसकी जगह पाम ऑयल सोया ऑयल जैसी चीजों ने ले ली जो विदेशी हैं और आयात करने पड़ते हैं। दीपा सिन्हा ने कहा कि क्रूड ऑयल तो हमारे पास नहीं है लेकिन खाने के तेल का तो हम उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए नीति बनानी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।